एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड दिस विल बी आवर लाइक फिफ्थ वीडियो। ठीक है, इवोल्यूशन से 4 वीडियोज़ आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन विजिट एंड आप देख सकते हो, बहुत सारे हलवा क्लियर आपके टॉपिक्स हो जाएंगे यहाँ, जो आपको एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने अभी तक लैमार्किज्म पढ़ा है, ठीक है, एंड हम लोगों ने डार्विज्म भी पढ़ लिया है। तो लेट्स रिवाइज इट फर्स्ट, उसके बाद फिर हम देखेंगे डार्विनिज्म होता है। ठीक है, ये हम भी बड़ा कंफ्यूज रहते थे, डार्विज्म भी कई लोग बोल देते हैं, बट डार्विनिज्म होता है। ठीक है, अब देखिए लैमार्किज्म में हमने क्या पढ़ा था कि लैमार्किज्म जो था इट इज़ ऑल अबाउट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, आपने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस ऑफ, इसमें क्या पढ़ा था कि लैमार्क ने क्या बोला था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की थी। ठीक है, एंड इसके अलावा डार्विज्म ने क्या बात की थी, तो डार्विज्म ने बात की थी नेचुरल सेलेक्शन की, कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डार्विज्म, हमारे नेचुरल सेलेक्शन की वजह से। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये मॉडर्न सिंथेटिक वाली है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें नियो डार्विज्म भी इसको कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने एक ही वीडियो में आपको सारी डिस्कस की थी साथ में, कि आप कोरिलेट कर पाओ, तो कोरिलेट कर पाओ। तो आज की वीडियो में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसे कि हम नियो डार्विज्म थ्योरी भी कहेंगे, हमने आपको बताया था कि इसे नियो डार्विज्म थ्योरी इस वजह से कहते हैं बिकॉज यहाँ पे हमने मेंडेलियन के कॉन्सेप्ट और जो डार्विन के कॉन्सेप्ट है उन दोनों को मिला दिया, दोनों को ही अप्रूव किया हुआ है और उसी से मिलता जुलता हर एक चीज़ हमने बताया है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लैमार्क ने कहा कि हाँ भाई इवोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फिर डार्विन ने कहा कि नहीं, इवोल्यूशन इज लीड टू बी बाई आवर नेचुरल सेलेक्शन। लेकिन नियो डार्विज्म कहता है कि नहीं, इवोल्यूशन जो होता है ये हमारे क्या होता है ना कि जेनेटिक्स पे मतलब मैटर करता है, हमारे जीन के ऊपर। ये जो हमारा जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इवोल्यूशन के लिए। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी of evolution, also known as the neo-Darwinism theory, is an extension of Charles Darwin original theory of evolution by natural selection. तो डार्विन का नाम यहाँ पे बहुत अच्छे से आया हुआ है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि जो डार्विन है उन्हीं की थ्योरी का ये एक एक्सटेंशन है। मतलब जो हमारा सिद्धांत था डार्विन का, उसे ही हमने क्या कर दिया और विस्तार से इसमें बताया गया है इसमें। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में, पैलेंटोलॉजी में, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो इससे हम इवोल्यूशन कैसे हो रहा है इस चीज़ का पता बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। तो हम सब कुछ कोरिलेट करते हुए ही चलते हैं। तो अभी को इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी होती है ये इंटीग्रेट करती है डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स। एज आई सेड कि हमने आपको पढ़ाया था ना, लैमार्किज्म, डार्विज्म, मेंडल का जेनेटिकल कॉन्सेप्ट और फिर नियो डार्विज्म। तो नियो डार्विज्म में आपने देखा था कि डार्विन भी आ रहे हैं और मेंडल भी आ रहे हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये रीडिस्कवर्ड हुआ था बिगनिंग में 20th सेंचुरी के। यहाँ जो इंटीग्रेशन हुआ ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो वेरिएशंस हो रहे हैं इन अ ट्रेट arise through the genetic mutation and how these variations are passed from one generation to the next generation। तो फिर से बताते हैं कि लैमार्क ने कहा था कि जो यूज़ एंड डिसयूज़ करेंगे हम, जो हमारे पेरेंट होंगे, अगर वो किसी ऑर्गन का, किसी कैरेक्टर का, किसी बिहेवियर, किसी ट्रेट, किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तो वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बड़ा होगा। और वहीं पे अगर किसी ऑर्गन का हम इस समय यूज़ नहीं कर रहे हैं एज अ पेरेंट, तो हमारे बच्चे में वो बिल्कुल ही एक्सटेंट हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये लैमार्क ने कहा। तो उनका बोलना ये था कि जो हमारे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ द यूज एंड डिसयूज हो रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हो रहा है, जो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल एक्वायर कर रहा है, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में। सेकेंड, डार्विज्म ने कहा कि नहीं, जो हमारा इवोल्यूशन है ये बिकॉज ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सेलेक्शन के द्वारा ही इवोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद मेंडल है। मेंडल ने बताया, बीच में आपको यहाँ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, वो जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे बिकॉज ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो वो जेनेटिक्स पढ़ोगे, यहाँ इवोल्यूशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा उन्हें साइड रखा गया है।
तो बीच में मेंडल भी आए थे, जिन्होंने फैक्टर नाम आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने फैक्टर नेम दिया था, डिस्कवरी की थी फैक्टर की, जिसे हम आजकल जीन बोलते हैं। अब जस्ट उनके बाद ही नियो डार्विज्म आया, तो जीन पहले से क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है, तो उसे ही अभी कंसिडर किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द जीन जो वन जनरेशन से जो न्यू जनरेशन बन रही है उसमें वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किया गया जेनेटिक्स को। ठीक है, ये समझ में आया आपको? हमने आपको पढ़ाया कि नियो डार्विज्म जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि इवोल्यूशन जो वेरिएशंस है हमारे वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में, वो ओनली बिकॉज ऑफ द जीन आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा, जो हमारा म्यूटेशन है ये क्या होता है, कैन यू टेल मी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जेनेटिक म्यूटेशन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन। अच्छा, tell me what is gene and then tell me what is allele. Can you tell me the both term कि allele क्या होता है and gene क्या होता है? आप बहुत बार इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हो ना, I know this is a confusing point, a big confusing point for student level. हम भी स्टूडेंट ही हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि अब आज के बाद से आपको allele और gene में कभी भी confusion नहीं होगा। ठीक है, पहले उसे समझ लो, फिर हम म्यूटेशन आपको बताते हैं कि what is actually the mutation. समझो, अगर हमने अभी आपसे कहा कि हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डीएनए। ठीक है, डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट जो है ये हमारा होता है क्या, जो फंक्शनल पार्ट है वो हमारा होता है क्या, जीन। तो ये हो गया जीन, हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, ये जो जीन है हमने अभी आपको बताया कि ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए कोड करेगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये जो जीन है ये कोड कर रहा है हमारे आई कलर के लिए। ठीक है, ये हमारे आई कलर के लिए कोड कर रहा है। पहले हम लोग आई कलर की स्पेलिंग क्या लिखते थे, COLOUR। अभी हम लोग हमेशा COLOR लिखते हैं, तो कहीं भी आपको यू अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, अब ये इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आई कलर के लिए ये जो हमारा स्पेसिफिक जीन है वो कोड कर रहा है। ठीक, अच्छा, आई कलर के लिए जीन ने कोड कर दिया, लेकिन आपका आई कलर है कैसा? अभी डिफरेंट आई कलर होते हैं ना, किसी की आंखें बताइए, किसी की आंखें जो होती हैं वो ब्राउन होती हैं, है ना, किसी की आंखें ब्लैक होती हैं, किसी की आंखें ग्रीन होती हैं, किसी की आंखें ब्लू होती हैं, है ना। तो ये जितने कैरेक्टर्स हैं ये किसने डिसाइड किया? क्योंकि जो हमारा जीन है वो तो केवल आई कलर बता रहा है, लेकिन ये वेरिएशंस कहाँ से आ गए, ये वर्जन्स कहाँ से आ गए? तो ये जो वर्जन है ये हमारा एलील डिसाइड करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो हमारा आई कलर है ये डिसाइड किसने किया? ये हमारे जीन ने डिसाइड किया। बट कैसा आई कलर है, वर्जन्स क्या है, वेरिएशंस क्या है आई कलर के, ऑप्शंस क्या है एक्चुअली? क्या ब्राउन आई चाहिए तुम्हें, क्या ब्लैक आई चाहिए, क्या ग्रीन आई चाहिए, क्या ब्लू आई चाहिए? ये तुम्हारा एलील एक प्लेटर पे लेके बैठा होता है। समझ गए? समझ में आ रहा है तुम्हें हम क्या बोल रहे हैं? आया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, एक और तरीके से समझ लो, क्योंकि बिना समझाए तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, है ना। देखो, मान लो कि यू हैव अ प्लेटर, जो अभी हमने बोला उसी से मेरे दिमाग में आया कुछ, कि यू हैव अ प्लेटर। ठीक है, एक प्लेट है तुम्हारे पास, एक प्लेटर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तुम अपने आँख को चेंज कराने गए हो, मॉडर्न जमाना है, अभी तुम अपनी आँख को चेंज कराने गए हो। नाउ यहाँ पर एक ब्लू कलर का आँख रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्राउन कलर का आँख रखा हुआ है, एक यहाँ पर ब्लैक तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ब्लैक कलर का आँख रखा हुआ है। ठीक है, लेट मी अंडरलाइन इट, लाइक इसको, हाँ, ये ब्लैक कलर की आँख रखी हुई है। एंड कोई और कलर है क्या? एक ग्रीन कलर की आँख रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो तुम्हें प्लेटर मिला है, दिस इज व्हाट, दिस इज जीन। ठीक है, बट दीज आर द वेरिएशंस जो हैं ये हैं आपके अलील। तो नाउ कैन यू डिफाइन अलील फॉर मी? देखो, जीन क्या है? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए दैट इंस्ट्रक्ट अ प्रोटीन फॉर बिल्डिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज अलील? अलील आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन। ठीक है, इसे याद रखना। अलील क्या है? दे आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन। ओके, अच्छा,
हमने अभी बताया कि जीन जो है वो आई कलर के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। एंड यू ऑल नो कि जीन में जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं ना, सबने पढ़ा हुआ है कि एक पर्टिकुलर होता है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होता है, सॉरी प्रोटीन नहीं, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा होता है। एंड फिर वो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स बना के प्रोटीन बन जाते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले से। तो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए जब जेनेटिक कोडॉन कोड कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए कि एक जेनेटिक कोडॉन में कोई वेरिएशन आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक जेनेटिक कोडॉन है, ओके। तो लाइक AUG है मान लीजिए, जो कि मैथ्योनीन के लिए कोड करता है। तो मैथ्योनीन प्रोटीन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कोड कर रहा है। अब ये AUG में कुछ मतलब होता है ना कि फेर बदल हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। ये हमारा जीन है, इसमें डिफरेंट है, AUG है, फिर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं, AUG UAG बहुत सारे होते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो अगर इसमें कुछ फेर बदल हो जाए, ठीक है, कोई इधर चला आए, कोई उधर चला आए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फेर बदल की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। तो इस म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि अभी ये मान लीजिए कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना है, वो आपके आई कलर को बता रहा है। अब उस प्रोटीन, वो जो प्रोटीन बन रहा है आई कलर के लिए, उसमें जो अमाइनो एसिड चाहिए वो ना हो करके कोई और अमाइनो एसिड आ गया, तो पता चला हमें आई कलर बनाना है, बन स्किन कलर रहा है, और वो भी कुछ बढ़िया वाला, कुछ अलग वाला स्किन कलर बन गया, कुछ अलग ही त्वचा का कलर है भाई, जो हमने कभी देखा ही नहीं। तो क्या हो गया, ये वेरिएशन हो गया। वेरिएशन हुआ ना, कि कोई ऐसा कलर बन गया कि हमने देखा ही नहीं, तो वो वेरिएशन हो गया, है ना। इसी तरीके से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ये हमारे न्यू डार्विज्म जो है ये बताते हैं। अब वैसे न्यू डार्विज्म इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे मेंडल एंड जो हमारे डार्विन है उनका एक कॉम्बिनेशन में देकर के आपको बताया गया है। म्यूटेशन जो है, जैसे हमने बताया कि म्यूटेशन हो रहा है, वो न्यू एलील का फॉर्मेशन कर दे रहा है, एक न्यू कैरेक्टर। स्किन कलर बोला ना हमने ये नहीं बोला कि स्किन बदल जाएगी, हमने क्या बोला, स्किन कलर बोला। हम ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन बीइंग की जो स्किन है, जो ह्यूमन बीइंग की स्किन है वो प्लास्टिक से रिप्लेस हो जाएगी, हमने ये तो नहीं बोला। हमने क्या बोला कि जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाएगा, कोई ऐसा स्किन कलर दिखाई दे देगा। तो स्किन कलर क्या है, स्किन कलर कौन बता रहा है, स्किन कलर हमारे एलील डिसाइड कर रहे हैं, है ना। तो म्यूटेशन जो है वो न्यू एलील का फॉर्मेशन करता है, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, और यही डिफरेंस ला देते हैं हमारे ट्रेट्स में, हमारे इंडिविजुअल्स में। तो दिस इज ऑल सेट बाय आवर नियो डार्विज्म। नाउ नेचुरल सेलेक्शन की बात कर लेते हैं। नेचुरल सेलेक्शन एक्ट्स ऑन द जेनेटिक वेरिएशन फेवरिंग इंडिविजुअल्स with trait that provide a reproduction advantages in a given environment. Over time the frequencies of advantages जो एलील्स होते हैं वो इंक्रीजेज हो जाते हैं पॉपुलेशन में, लीडिंग टू द एडेप्टिव इवोल्यूशन। तो यही हो रहा है कि प्राकृतिक चयन जो है उसके जो चीज़ प्राकृतिक, नेचुरल सिलेक्शन तो हम फिर दोबारा बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करने वाले हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज़ ऑल अबाउट कि आप नेचर के हिसाब से सर्वाइव कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और आप तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आप उसमें अडेप्ट कर पाओगे। तो वही बात यहाँ पर की गई है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की, ये भी न्यू डार्विज्म में बताया गया है कि इन एडिशन टू द नेचुरल सेलेक्शन में जो हम एडेप्टेशन कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप चेंजेस देख सकते हो, वेरिएशन देख सकते हो, है ना। जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, डू यू नो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? चलिए उसे भी अभी हलवा क्लियर करते हैं, एक बार समझो। इन एडिशन टू द नेचुरल सेलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक अनदर मैकेनिज्म है जिससे कि इवोल्यूशन हो जाता है, और कंसिडर किया गया, इसको रखा किस में गया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में। जेनेटिक ड्रिफ्ट refers to a random change in allele frequency within a population due to the change event. It tends to have a greater impact on a small population. ये भी नहीं पता है अभी आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो चाहते ही हैं कि आप मेरे पास आओ तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ पता ना हो, और हम आपको सब कुछ बता पाएँ, जिससे कि आप सब कुछ बड़े ही आसानी से सीख पाओ। सच बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हर क्वेश्चन में बोलो नहीं दीदी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आज आपको इसे भी हलवा कर क्लियर करके समझा दें, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमें पढ़ना है जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत इजी होता है, जैसे आपके जो कॉइन्स होते हैं ना, आप उसे उछालते हो, फेंकते हो, खेलते हो ना, बस वैसे ही समझ जाओगे इसे। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने अभी पढ़ा कि रैंडमनेस आ जाती है एलील की फ्रीक्वेंसी में एक ही पॉपुलेशन में, तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कह देते हैं, है ना। तो हमने इसे इस तरीके से याद किया, आप चाहो तो आप याद कर लेना कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट इज डिफाइंड एज द फ्लक्चुएशन, ठीक है। जैसे आपके घरों में फ्लक्चुएशन होती है लाइट की, ऑन एंड ऑफ,
है ना। तो फ्लक्चुएशन किस में हो रहा है, एलील की फ्रीक्वेंसीज में। ओके, जब भी हम एलील की बात करेंगे ना, प्लीज़ गो फॉर द कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर को याद रखना, वेरिएशंस को याद रखना, किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं, उसके वेरिएशंस को याद करना। लाइक आई कलर को याद नहीं करना, ब्लू आई, ब्राउन आई, ग्रीन आई को याद करना, स्किन कलर को नहीं याद करना, जो आपकी स्किन है वो आपकी कैसी है, ब्लैक है, ब्राउन है या फिर वाइट है, कैसी है, इस चीज़ को याद रखना। तो फ्रिक्वेंसीज जो एलील की फ्रिक्वेंसीज होती है, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन आ जा रहा है। अच्छा, ये जो एलील की फ्रीक्वेंसीज है विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन में, विद इन अ पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में जब हमारी एलील की फ्रीक्वेंसीज में फ्लक्चुएशन आ जाए तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ हमें हर एक टर्म को समझना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलेशन फर्स्ट। लाइक विद इन अ पॉपुलेशन की बात करते हैं कि विद इन अ पॉपुलेशन, लेट मी ड्रॉ एन एरिया फॉर यू। एक एरिया है, ठीक है, दिस इज एन एरिया, ओके, एंड इस एरिया में बर्ड्स हैं। आज हम सब कुछ ट्राई करेंगे कि बर्ड्स के ऊपर ही समझाएं आपको। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कभी आपने अपने घरों में कॉइन को फ्लिप किया है, सिक्कों को उछाला है? तो सिक्के उछाल के आप खुश होकर के पूछते हो अपनी दीदी या भाई से कि बताओ बताओ हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने के चांसेस कितने होते हैं, 50%। टेल आने के चांस कितने होते हैं, 50%। यहाँ रैंडम आउटकम आ सकता है ना कॉइन के फ्लिप का, आ सकता है ना, रैंडम आउटकम्स ऑफ कॉइन फ्लिप हो सकता है ना। तो वैसे ही यहाँ हम जेनेटिक ड्रिफ्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, कॉइन वाले को। अभी देखो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं। एक पॉपुलेशन हमने बनाई, एक गिवन एरिया में एक पॉपुलेशन बनाई। कहाँ बनाई यार, अभी तो इसमें हमने कुछ बनाया ही नहीं। देखो यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं ऐसा कि यहाँ पर 100 बर्ड्स हैं, है ना। अब ये पॉपुलेशन बन गई, ये 100 बर्ड्स हैं, और ये जो 100 बर्ड्स हैं इसमें से मान लीजिए कि जो 50 बर्ड्स हैं ना, ठीक है, मान लीजिए कि 50 बर्ड्स जो हैं, 50% जो बर्ड हैं वो हमारी येलो विंग्स के साथ हैं, ठीक है, और जो 50% हैं दे हैव द ग्रीन विंग, पंख, ठीक है, हरे कलर के इनके पास विंग है, पंख है। तो इनका मान लीजिए एलील क्या होगा, एलील ए होगा, इनका एलील स्मॉल ए होगा, है ना। हो गया, समझ गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर वाइल्ड फायर आ जा रहा है इस एरिया में, क्योंकि बर्ड्स हैं तो फॉरेस्ट साइड में ही रहेंगे। इस एरिया में क्या हो गई, एकदम आग लग गई, वो भी बहुत भयंकर आग लग गई। तो आफ्टर वाइल्ड फायर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 80 बर्ड्स बच रही हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि आफ्टर वाइल्ड फायर, मतलब कि बहुत ही गंदा वाला जो फायर है ना, उसके आग लगने की वजह से यहाँ पर कितनी बर्ड्स बची, 80 बर्ड्स बची, ठीक है। तो अब 80 बर्ड्स जो हैं इनमें 70% हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि 70%, 80 बर्ड्स का 70% जो बर्ड्स होंगी उनमें येलो विंग होगा, है ना, और 80% में से 80 बर्ड्स में से 30% की जो होंगी वो ग्रीन विंग्स होंगी। तो ये जो अभी चेंज आपने देखा, ये जो फ्लक्चुएशन देखा एक ही पॉपुलेशन में, पहले क्या था कि 50% येलो विंग, 50% ग्रीन विंग, बर्ड्स ऐसे डिफरेंशिएट थी। अभी क्या हो गया, बिकॉज वाइल्ड फायर आ गया, 80 बर्ड्स रह गई, तो 80 बर्ड्स में से केवल 70% ही ऐसी बर्ड्स हो गई जो इनके पास येलो विंग्स हैं एंड 30% के पास ग्रीन विंग्स हैं। तो फ्लक्चुएशन आ गया, वो भी किस लेवल पे आया, एलील के लेवल पे, क्योंकि हम विंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम विंग्स के कलर की बात कर रहे हैं। अगर विंग्स की बात करेंगे तो केवल हम जीन की बात करेंगे, अगर हम विंग्स के कलर की बात करेंगे तो हम एलील की बात करेंगे। तो कहाँ फ्लक्चुएशन आ रहा है एलील की फ्रीक्वेंसीज में। और क्या ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है? नहीं, ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, रेदर ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रैंडम इवेंट्स की वजह से हो रहा है, जैसे कि हमारे वाइल्ड फायर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट बाय द नेचुरल डन बाय द नेचुरल सिलेक्शन बट रेदर ड्यू टू द रैंडम इफेक्ट लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, ये समझ में आया। जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी तो छप गया होगा दिमाग में कि फ्लक्चुएशन कहाँ आ रहा है, एलील के लेवल पर आ रहा है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम ऐसे भी रैंडम चेंजेस भी बोल सकते हैं और हम इसे
क्या बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है छोटी फ्रीक्वेंसीज पे। लाइक हमने 100 बर्ड्स जो है वो बड़ी ही छोटी पॉपुलेशन है ना, स्मॉल पॉपुलेशन है, लेकिन उस पर क्या हो गया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसने डाल दिया। अब हम जीन फ्लो एंड स्पेशिएशन की बात करेंगे। पीछे अगर आपको ढोल वोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू ऑल। सबकी शादियाँ हो रही हैं भाई, हम क्या करें, है ना। तो आप किसी की शादी तो हम नहीं रोक सकते हैं, तो सुन लो ढोल नगाड़े और ऐसे ही पढ़ो मज़े से। तो जीन फ्लो और स्पेशिएशन, जीन फ्लो और स्पेशिएशन की बात करें तो जीन फ्लो कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी नहीं पता होगा आपको। आई नो, कोई बात नहीं है, हम तो चाहते ही यही हैं, ठीक है। जीन फ्लो जो है, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ जीन बिटवीन पॉपुलेशन, can also influence evolution by introducing new genetic variation, janizing allele frequencies between population. तो can we again draw a blank slide? यार अगेन हमें इसे ब्लैंक स्लाइड बनाना पड़ता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। कितनी मेहनत करते हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो, अपने जूनियर्स के पास शेयर कर दिया करो, सब कुछ फ्री है। अब फ्री में नहीं करते हो तो पैसे लेकर के करोगे क्या? नहीं, पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम तो खुद ही नहीं कमा रहे, है ना। तो कर दो यार, कर दो, ठीक है। चलो आपका जो जेनेटिक फ्लो है उसे जीन फ्लो, जेनेटिक फ्लो नहीं बोलते हैं इसे, जीन फ्लो कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ से जीन ही फ्लो होके जा रहा है। पानी का फ्लो जानते हो आप, बस वही याद रखना कि पानी बह करके जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर फ्लो हो रहा है ना। वैसे ही जीन भी बह करके जाएगा। कैसी बह की बातें कर रही हैं दीदी आप? कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है, देखो। चलो फिर से हम करते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो एक एरिया, एक आइलैंड है ए, ठीक है। आइलैंड आप जानते हो, गए हो कभी आइलैंड पे? कोई बात नहीं, पढ़ लो लिख लो, बड़े आदमी बन जाओ फिर जाना। तो ये हमारा आइलैंड एक है ए, और ये रहा हमारा आइलैंड बी, ठीक है, जिसे कि इसलैंड भी बोलते हैं कई लोग, हम इसे आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। समझिए यहाँ जो आइलैंड ए है, ठीक है, ये जो हमारा आइलैंड ए है ये हमारे आइलैंड बी से काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। कैसे? क्योंकि यहाँ की जो बर्ड्स हैं दे हैव व्हाट, दे हैव लॉन्गर बीक, ठीक है। बर्ड्स हैविंग लॉन्गर बीक। बीक क्या होता है? बीक होती है चोंच, ठीक है, लॉन्गर बीक। और यहाँ जो आइलैंड बी है, आइलैंड जो बी है, वहाँ पर ऐसी कोई बर्ड्स नहीं पाई जाती हैं। वहाँ जो बर्ड्स होती हैं इनके पास नॉर्मल छोटे बीक होते हैं। बर्ड्स हैविंग स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं, मतलब नॉर्मल जो है इनके पास क्या होंगे, बीक होंगे, ठीक है, चोंच होंगी। अब क्या होता है, इस आइलैंड पे कितनी बर्ड्स हैं? लेस एज्यूम 50 बर्ड्स हैं, और यहाँ पर भी 50 बर्ड्स हैं, ठीक है। हुआ क्या ना कि अचानक से एक दिन एक ऐसी रात आई, उस रात में बहुत ही तेज स्टॉर्म आया, विंड आई, बहुत हवा चली, बहुत भयानक स्टॉर्म आ गया, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आ गया, जिसके वजह से यहाँ से 25 बर्ड्स उड़ करके हमारे आइलैंड बी पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ जो 50 बर्ड्स थी उसमें से 25 बर्ड यहाँ उड़ करके आ गई आइलैंड बी में। कैसे आ गई? बिकॉज ऑफ द हैवी एंड स्ट्रॉन्ग, लाइक आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से, या फिर स्टॉर्म के वजह से, है ना। इसके वजह से जो 25 बर्ड्स हैं वो हमारी यहाँ पर उड़ करके चली आई, ठीक है। यहाँ कितनी बची भाई, कैन यू टेल मी? अब आइलैंड ए पे कितनी बर्ड्स बची? आइलैंड ए पे अब हमारे पास बच गई 25, और आइलैंड बी पे पहले से 50 थी, जिनके पास क्या थी, स्मॉल चोंच थी, मतलब नॉर्मल चोंच थी, और 25 ऐसी बर्ड्स आ गई अब जिनके पास क्या है, लॉन्गर बीक है, मतलब बड़ी चोंच है। अब क्या होगा, 50 पहले से प्रेजेंट है, 25 न्यू आ गई, बीक चेंज है, बीक, अच्छा फिर से अगेन, बीक क्या है, बीक जीन डिसाइड कर रहा है कि बीक बनेगा, लेकिन छोटा होगा, मोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर किस कलर का होगा, ये सारे जो बीक के वेरिएशंस हैं ये कौन डिसाइड कर रहा है? एलील डिसाइड कर रहा है। तो जो जीन फ्लो है वो एलील फ्लो भी कहलाता है, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर जो 50 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, अब उनके साथ ये 25 क्या कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटर ब्रीडिंग यहाँ पर होगी। इंटर ब्रीडिंग की वजह से अब जो न्यू बर्ड्स बनेंगी, ठीक है, अब जो न्यू बर्ड्स बनेंगी हमारे आइलैंड बी पे, उनकी जो चोंच होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चोंच हो जाएगी, ठीक है, जो कि पहले कभी आइलैंड बी पे देखा ही नहीं गया। तो ये क्या हो गया
यहाँ का जो जीन था उसका फ्लो होकर के यहाँ पर आ गया, तो इसे ही तो हम जीन फ्लो कह रहे हैं, है ना। तो जीन फ्लो समझ में आ गया आपको, इरेज कर दें। तो जीन फ्लो को हम क्या बोलते हैं, एलीलिक फ्लो भी बोलते हैं, एलील फ्लो भी बोलते हैं, और इसे हम जीन माइग्रेशन भी बोलते हैं। जैसे पानी बह करके जाता है, वैसे ही जो जब बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, या फिर ह्यूमन बींग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उनके अपने वेरिएशंस होते हैं, अपना एक कैरेक्टर होता है। वो जाकर के दूसरे जब अदर स्टेट अदर कहीं भी जाकर के वो इंटरब्रीडिंग करते हैं, तो वहाँ पर वो न्यू कैरेक्टर बन जाता है। तो इसे हम जीन फ्लो कहते हैं, इसी को हम जीन माइग्रेशन कहते हैं, और इसी को हम एलील फ्लो भी कहते हैं। तो सिंपल सा फंडा है भाई, इसे तुम ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे हमने याद किया है, क्योंकि हम यही चाहते हैं जैसे हम याद करें वैसे तुम याद करो, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, भाई बहन है भाई, ऐसे ही याद करते हुए चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम एक तुम्हें चीज़ बता रहे हैं, इसे तुम याद करना इसी तरीके से। लेट मी डू दिस फॉर यू अगेन। ओके, देखो कैसे याद रखना है, इसे इस तरीके से याद रखना है कि जीन फ्लो जो है, जीन फ्लो जो है, दिस विल गोना इंट्रोड्यूस, ये क्या कर रहा है, दिस विल गोना इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। हमारे आइलैंड बी पे एक नया ही तो बन गया, हमारे आइलैंड बी पे नया ही तो कैरेक्टर आ गया ना। पहले तो नहीं था उस पे लॉन्गर बीक वाली तो नहीं थी बर्ड्स, लेकिन अभी तो हो गई, तो जेनेटिक वेरिएशन आ गया। उसके वजह से क्या हो जाती है, इंक्रीज जेनेटिक, क्या होगा इंक्रीज, कैन यू टेल मी, क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो कि जीन फ्लो इंट्रोड्यूस करता है न्यू जेनेटिक वेरिएशन, जो कि इवेंचुअली जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इवोल्यूशन का पार्ट था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ओके, उसके बाद मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की बात करें तो हमारे जो एडवांस, देखो एडवांसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। मॉलिक्यूलर टेक्निक जैसे कि डीएनए सीक्वेंसेस, ये अलाउ करते हैं रिसर्चर्स को कि वो कंपेयर कर पाएँ जेनेटिक जो सीक्वेंसेस होते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ की, और ये प्रोवाइड करते हैं इंसाइट फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। तो आपको एविडेंसेस की, आप जैसे हमसे अभी बोलते हैं ना कि दीदी क्या एविडेंस है कि हम न्यू डार्विनिज्म को माने और हम ये माने कि जीन जो है दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने क्या कर दिया है, वो आपको उसका एविडेंस भी दे दिया है, उसने सपोर्ट कर दिया है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को, है ना। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर today's topic of discussion. Okay, so that's all about the today's video. I hope कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जूनियर्स और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। Now let's meet in the next video. Bye bye, take care, be happy, bye bye.